पुनिया साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत धन्यवाद, आपको मौका दिया। इस समय देश में दस सीट छिड़ी हुई है। दलितों को नौकरी में प्रमोशन के मामले में आरक्षण देने के नाम पर दरअसल ये पूरा मामला है क्या? देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, वो 1995 में संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सरकार ने दिया था। बीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हुए, फिर कहा कि सीनियरिटी तो प्रमोशन में आरक्षण के माध्यम से तो वैधानिक है, लेकिन उसके साथ साथ सीनियरिटी नहीं मिलेगी। तो इस पे विवाद रहा, काफी दिनों तक कंट्रोवर्सी। तो एनडीए सरकार के दौरान में फिर संविधान संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन हुआ, और उससे कहा गया कि जिस डेट से अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रमोट होगा उसी डेट से उसको सीनियरिटी मिलेगी। ये चलता रहा। बाद में एम राज केस के माध्यम से 2000 में फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि ये जितने भी आदेश हैं, आरक्षण, पदोन्नति और लेकिन इसके लिए देने के लिए राज्य में केंद्र सरकार भी सम्मिलित है, राज्य सरकार भी सम्मिलित है, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो भी सम्मिलित है। इनको एक एक्सरसाइज करनी होगी और उसकी गणना करनी होगी कि ये बिरादरियां अभी भी बैकवर्ड हैं। ये भी करना होगा कि इनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये भी करना होगा कि पदोन्नति में आरक्षण देने से एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता कम नहीं होगी। ये सब पूरा हुआ, ये सब चलता रहा। ये 2006 में फैसला हुआ। फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स में मुकदमे हुए, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो नियमों में संशोधन किया था उसको हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया कि ये आपने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। गलत क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पदोन्नति में आरक्षण गलत है। उन्होंने ये कहा, एम नागराज केस में जो कहा था कि आप स्टडी करके कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, वो आपने नहीं किया। एम नागराज केस में स्पष्ट रूप से कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण सही है, लेकिन उसके लिए एक एक्सरसाइज करनी होगी। वो एक्सरसाइज करने के लिए जब सब प्रदेशों में कहा गया, उन्होंने कहा कि समाज की बैकवर्डनेस कैसे देखेंगे, जो बैकवर्ड है ही है। जब आर्टिकल 341 में शेड्यूल्ड कास्ट और आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब वो दर्ज हैं, तो वो इसलिए दर्ज हैं तो वो बैकवर्ड हैं, उनकी विशेष आवश्यकताएं इसलिए 341 342 में है। उसके बाद बैकवर्डनेस अलग से कैसे स्टडी करेंगे? ये तो सवाल ही नहीं है। और एम नागराज केस से पहले इंदिरा साहनी केस में 9 जजीज बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर बैकवर्डनेस की हम बात करते हैं, वो बैकवर्डनेस केवल ओबीसी के लिए रिलेवेंट है, वो एससी एसटी के लिए रिलेवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो गलत किया, तो ये सोचा गया और हमने इसको डिमांड को रखा। आपने देखा होगा पिछले सत्र में भी पार्लियामेंट्री फोरम फॉर एससी एसटी, उन सब को लेके 165 लोग हैं, उन सब को लेके हम गांधी जी की मूर्ति के समक्ष हमने धरना दिया। हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने धरना दिया। पार्लियामेंट में कई बार हमने उठाया और ये कहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। लेकिन पुनिया साहब, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों नौकरी में प्रमोशन में जो है एससी एसटी को आरक्षण, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो और चाहे पदोन्नति के माध्यम से हो, पूरा टोटल उनकी जनसंख्या के परसेंटेज से ज्यादा नहीं हो सकता। और अब जो संशोधन करने जा रहे हैं उसमें भी यही लिखा है कि हमको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अधिकार होगा आरक्षण की सुविधा देने के, पदोन्नति में भी आरक्षण देने के लिए, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं दे रहे। पॉपुलेशन के हिसाब से देने का मकसद सिर्फ यही है कि इन लोगों को सम्मानित जगह पे मिल बैठे और जो गवर्नेंस में भागीदारी हो, जो शासन प्रशासन है
इनकी इनके आदमी नहीं है तो इनकी बातें कौन कहेगा? नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर आज भी जो है दलितों को आरक्षण दिया ही जाता है नौकरी में, लेकिन अब प्रमोशन में जब दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि अन्य जो जातियां हैं उनमें एक असंतोष की भावना आएगी? देखिए, आप आंकड़े उठा के देखिए, आंकड़ों से स्पष्ट है, ना तो केंद्र सरकार में और ना राज्य सरकारों में आरक्षण पूरा नहीं है, कोटा पूरा नहीं है। आबादी के हिसाब से इनको आरक्षण नहीं मिला। केंद्र सरकार में क्लास 1 क्लास 2 में नहीं है, क्लास 3 क्लास 4 में है, और राज्य सरकारों में तो क्लास 4 तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो बड़े बड़े राज्य हैं उनमें नहीं है। तो आप कैसे इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे? भागीदारी तो होनी चाहिए। और एक चीज और बता दें, ये अक्सर कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर जो गरीब हों उनको मिले। जो गरीब, अब जगह जगह हम जाते हैं, छुआछूत इनके साथ में होती है, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, तो ये थोड़ी देखते हैं कि ये पैसे वाला आदमी है, ये अमीर आदमी है, तो ये मंदिर में प्रवेश करने दो, इनके साथ छुआछूत ना करो, और जो गरीब है उनको मंदिर में प्रवेश हो। ये स्थिति नहीं है। तो आज बड़े पैमाने पर इनके साथ भेदभाव आज भी हो रहा है। एक समय वह था जब देश का दलित बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ होता था, आखिर यह वोट बैंक छिटक क्यों गया? कांग्रेस के साथ है। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, जिसमें परिस्थितियां कुछ दूसरी हुई, लोगों को गुमराह किया गया और कहा गया कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज दलित ये एहसास कर रहा है कि हमारा असली हितैषी है तो कांग्रेस है, और जितना भी दलितों के लिए काम हुआ है आज तक, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ, इंदिरा जी के द्वारा हुआ, राजीव गांधी जी के द्वारा हुआ, यूपीए सरकार के द्वारा हुआ। जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी उसमें सब सम्मिलित हैं, वो सब इस यूपीए सरकार के द्वारा और इंदिरा जी के द्वारा सभी तो हुआ। आज जमीन अगर किसी, मुझे नहीं लगता कि आपकी बात को जो है देश का दलित मानता है। अगर दलित मानता तो शायद वो कांग्रेस के साथ होता। आप किसी भी राज्य में देखिए, अधिकांश जगह दलित जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ जा चुके हैं। आपके गृह राज्य में देखिए, दलित एजेंडा जो है आपका पूरी तरह मायावती के खेमे में जा चुका है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, मायावती जी का जहाँ तक सवाल है, इसी मुद्दे को ले लीजिए। आज वो राज्यसभा में अपना बोलती हैं, लेकिन ये मुद्दा तो हमने कई साल से चला रखा है, 2006 से, और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जो फैसला खिलाफ सुनाया 2012 में, तो तभी से हम लगे हैं। हमने पार्लियामेंट्री फोरम की बैठक हुई, धरना प्रदर्शन किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर बोला, और बोला जो बहस हुई, ये उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस पार्टी इसमें अगुवाई कर रही है, उनको श्रेय मिले जा रहा है, तो फिर वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, दलित समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, पीएल पुनिया ही कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक्टिव हो गई। वरना उन्होंने, जब ये खुद शासन सत्ता में थी और दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा था, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, तब उनको दलित नहीं दिखाई दिया। मायावती जी का तो यह भी आरोप है कि कांग्रेस जो है सिर्फ यह बिल लाने का नाटक कर रही है। अगर वाकई में इनकी मंशा होती कि इस सत्र में पास कराने की, तो 10-12 दिन सत्र को बढ़ाया जा सकता था। देखिए, बिल पास करने के लिए तो एक ही दिन चाहिए, और जो जरूरी बिल हो तो वो आखिरी दिन भी क्यों नहीं आएगा? तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात है? और यूपीए सरकार ने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग वो भी मौजूद थी। उसके बाद बिल बना के कैबिनेट से पास कराया, और कैबिनेट से पास करा के अगली कड़ी पार्लियामेंट में पेश करने की होती है। क्या पार्लियामेंट में पेश किए बिना ही क्या बिल बन जाएगा या पास हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा? ये तो नेसेसरी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, उसका करना है। पार्लियामेंट में अगर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? कानून कैसे पास? एक और बड़ा सवाल पुनिया साहब यह है कि आपको नहीं लगता कि देश से आरक्षण व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए, जिससे हर वर्ग के लोगों को समान अवसर मिले, कहीं भी असंतोष की भावना ना आए? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप देश में जानवरों की तरह से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, 1/4 संख्या को नहीं रख सकते, और इसी वजह से अंग्रेजों ने जब सेपरेट इलेक्ट्रेट का मुद्दा उठाया था कि आपका प्रतिनिधि अलग होंगे, अगर वो मान लिया जाता तो आज हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा एक अछूतस्तान भी होता। लेकिन गांधी जी ने अनशन किया। अनशन करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहमत हुए पूना पैक्ट करने का, और पूना पैक्ट के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया कि आप अलग से अपना इलेक्टेड ना मानिए, अलग से मत जनप्रतिनिधि चुनिए, आप बराबर रखिए, हिंदू में साथ रहिए, लेकिन आपको आरक्षण मिलेगा।
और आरक्षण वाले पूना पैक्ट में स्पष्ट लिखा है कि ये व्यक्तियों के बीच का समझौता नहीं है, ये दो समाज के बीच का समझौता है, डिप्रेस्ड क्लासेस और नॉन डिप्रेस्ड क्लासेस। और वो समझौता हुआ उसके अगले दिन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और 25 सितंबर 1932 को मुंबई में हिंदू सम्मेलन होता है, उसमें उसको रेटिफाई किया, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मैं अगले 20 साल में पूरा जड़ से छुआछूत को खत्म कर दूंगा। पंडित मोहन मालवीय का संकल्प था, वो संकल्प पूरा हुआ कि नहीं हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप पूरी तरह से स्पष्ट जान लीजिए कि आज भी बड़े पैमाने पे छुआछूत है, आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे। उड़ीसा में मैं खुद गया, मंदिरों में नहीं प्रवेश करने दे रहे। आज मैं बता दूं, आपको उड़ीसा के मंदिर में नहीं जाने दिया गया? मैं मंदिर में प्रवेश किया और मूर्ति के सामने पहुंचे, लेकिन पुजारी को जब पता लगा कि ये आ रहे हैं तो ताला लगा के भाग गए। तो आप तो सक्षम हैं, आप तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, क्यों नहीं एक्शन लिया आपने? मैं कोई पूजा करने गया था, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे देवी देवता से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जो भेदभाव करें, जो दलित और असली दरिद्र नारायण है उसी को कहें कि वो नहीं आएंगे, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। शायद किसी के गले न उतरे, देवी देवता तो मुझे नहीं लगता कि भेदभाव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या मंदिर का पुजारी भेदभाव करता है तो देवी देवता पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं तो उन्हीं के संरक्षण में तो ही है, उन्हीं की कृपा सब है, उन्हीं की कृपा है, इसी वजह से थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं वहां पूजा करने नहीं गया था, मैं जांच करने गया था क्या ये आरोप के वहां पर रोका जाता है वो सही है कि गलत है। मैं सब दलितों को साथ लेके घुसा था, अंदर मंदिर में अंदर किया था, जहां पर प्रवेश उनका वर्जित है वहां तक मैं पहुंचा, लेकिन भाग गए तो मैं कोई ताला तोड़ के और वो मंदिर पूजा करके आशीर्वाद जबरदस्ती लेने उसके लिए नहीं गया था। तो मैं पूना पैक्ट की जो बात बता रहा था, पूना पैक्ट की मैं बात बता रहा था, बस 2 शब्द में बताऊंगा। उसमें कहा था कि 2 समाज का समझौता है और वो समझौता तब तक रहेगा और उसमें परिवर्तन दोनों की सहमति से होगी। तो हमारी सहमति के बिना वो परिवर्तन कर देंगे? वो आरक्षण पूना पैक्ट में हमने समझौते के आधार पर लिया है, वो हमारा अधिकार है और उस अधिकार तब तक रहेगा जब तक जात पात छुआछूत भेदभाव वो खत्म नहीं हो जाता। ये एक चुनौती है हमारे सामने, हमको आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी वो खत्म कर दीजिए। इसको हम आरक्षण को तिलांजलि देते हैं, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन हमें बराबरी का हक मिले। आदमियों के तरह से तो हम जिंदा रहें, हमको जानवर तो ना समझा जाए, लेकिन जब तक ये गैर बराबरी रहेगी आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से बार बार आरक्षण और आरक्षण की बात की जाती है। आपने मंदिर प्रकरण की बात की, जब आप मंदिर में गए पुजारी यदि ताला बंद करके भाग गया तो आपकी सरकार है, आप सक्षम हैं, आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर आप वो कार्रवाई करते हैं? क्या बात कर रहे हैं, वो कार्रवाई रहेंगी। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी उनको कई बार 4-5 बार वो तलब हो चुके हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, लोग गिरफ्तार होकर जेल में गए हैं, वो सब हुआ है। ऐसा नहीं कि हम कोई वैसे नपुंसक बन के बैठे हैं, हम सक्षम हैं, जितनी सक्षम हो सकता है उसमें कार्रवाई की जाती है। और एक मैं गया वो तो अलग बात है, एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति उसके साथ अत्याचार होता है तो सबसे ज्यादा मैं गुनाह उसको मानता हूं और उसके जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करता हूं। पुनिया साहब, आप लंबे समय से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्या आप कर पाए हैं अब तक देश के दलितों की जो हालत है उसको बदलने के लिए? देखिए, आर्टिकल 338 है भारतीय संविधान का, उसमें इसकी व्यवस्था है और उसी में क्या दायित्व वो लिखे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उसकी जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके और उसमें कार्रवाई कराती और जो योजनाएं बनती हैं उनकी समीक्षा कर सकते हैं। जो दलित उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनती हैं उनकी समीक्षा करें कि वो कहाँ तक सही है और हम ये भी सजेस्ट करें कि उनमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या नई योजना बननी चाहिए। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अनेक मामले आए हैं, यहाँ तक कि भट्टा परसोल का मामला, वहाँ पर हमने केस दर्ज कराने के लिए आदेश दिए कि पुलिस वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। जगह जगह पर हम उनको जैसे कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो दिलवाने करते हैं और एक कोशिश करते हैं कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट कुछ लोगों के खिलाफ हो ताकि लोग हिम्मत ना करें। आज जरूरत इस बात की है कि मल्टी प्रोंग्ड एक्शन होना चाहिए। ये हमने सजेस्ट किया है कि जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती उसमें कार्रवाई हो,
लेकिन उसके साथ साथ उनके आर्थिक उत्थान के लिए भी होना चाहिए। आज सफाई कर्मचारी समाज है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो मल ढोने का काम उनसे लिया जाता है, तो उनकी दशा मैं समझता हूं कि सुधारने की हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसी के लिए हमने एक अभियान चलाया है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान भारत सरकार के अधीन लगभग 1 करोड़ रुपए का है। इसी तरह से राज्य सरकारों का भी स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो योजना बनाने के लिए पैसा है केवल अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए। तो मैंने कहा कि ये 2 लाख करोड़ रुपया है, राज्यों का भी 1 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ है। सबसे पहले ये 1 साल पूरा का पूरा पैसा एक सफाई कर्मचारी समाज को ठीक करने के लिए क्यों नहीं कर देते? उनकी शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं करते? उनको हॉस्टल समेत अच्छी शिक्षा क्यों नहीं इंतजाम करते? उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी अच्छी योजना क्यों नहीं बनाते? उनको जो बड़े एस्टेब्लिश मंडी है, मार्केट है, उसमें दुकान लेके क्यों नहीं देते? 20-20 लाख रुपया के खरीद के उनको देते क्यों नहीं है? तो उस समाज को बराबर लाने के लिए हमें बहुत गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और इसी तरह से हमारा समाज बदलेगा। 35 साल तक आप आईएएस अफसर रहे हैं। इस दौरान आप विभिन्न सरकारों के साथ रहे और जाहिर सी बात है अधिकारी होने की वजह से आप शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते रहे होंगे। शायद यही कारण है कि आपके ऊपर अब आरोप लगाया जाता है कि आयोग के आप अध्यक्ष होने के बावजूद, एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष होने के बावजूद आप अपनी पार्टी के एजेंडे को बतौर अध्यक्ष बढ़ाते हैं और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां के आप अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नोटिस थमाते रहते हैं। ये मनोज जी आपका तो आरोप है नहीं, आप किसी की बात कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो दलितों से जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग हैं जो दलितों के नाम पर रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं। उन्होंने जब सत्ता उनके हाथ में रही, उन्होंने कभी भी दलितों का नहीं सोचा और दलितों की इस तरह से उपेक्षा की, उत्पीड़न जिस तरह से होता रहा वो देखने वाला। मैंने बहुत निष्पक्षता के साथ, मेरे सामने आज तक किसी ने नहीं कहा कि आयोग के कार्य प्रणाली में हमने कहीं भी भेदभाव किसी के साथ किया। मैं हरियाणा में गया हूं, हरियाणा में हमने सक्सेस कर, मिर्चपुर कांड में किस तरह से हमने कार्रवाई कराई, ये सब पूरा देश के सामने, समाज के सामने। हमने आंध्र प्रदेश में जब हुआ तो वहां पर कार्रवाई कराई। उड़ीसा में मैं गया, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो हमने तो वहीं भी गए। मैं राजस्थान में गया, भावरी देवी के बारे में सबसे पहले मैं आवाज उठाने वाला था। हमने कहा कि जो मढेना मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को कि इनको कैबिनेट से आप हटाइए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करिए। तो मेरे सामने समाज सबसे पहले है, राजनीति मेरे बाद में है। अगर समाज की खातिर मुझे राजनीति से तिलांजलि देनी पड़ेगी तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। इसलिए मेरे ऊपर यह आरोप कोई नहीं लगा सकता कि दलितों का योजनाओं को लेके कोई राजनीति कर रहा हूं, और बिल्कुल ये सरासर गलत है। एक और विरोधाभास लगता है, लंबे समय तक आप मायावती जब मुख्यमंत्री थी यूपी में तो आप उनके प्रमुख सचिव रहे, जब राजनीति की राह चुनी तो क्यों मायावती से अलग हो गए? देखिए, मायावती जी का 3 बार प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था और 1 बार मुलायम सिंह यादव जी का भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था। वो मेरी तैनाती थी, मैं एक सरकारी अधिकारी था। सरकारी अधिकारी के नाते अपनी तैनाती खुद नहीं करता, अपने विवेक से वो काम नहीं करता। जहां तैनाती होगी वहां पर उस पद की जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से काम करता है। तो जब सेवानिवृत्ति होने के बाद मुझे अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेना हुआ तो जाहिर है कि मैं अपनी पसंद की पार्टी उसी को ज्वाइन करूंगा। मुलायम सिंह यादव जी रहे, उनके साथ भी रहा, मायावती के साथ भी रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको सम्मान मिलता है, स्वाभिमान मिलता है और खासतौर से दलित समाज के लिए विशेष रूप से हमदर्दी रखते हैं। और आज तक जितना भी अगर कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है दलित उत्थान में। लेकिन आपको लगता है कि मायावती जी वाकई दलितों की हितैषी नहीं है? मैं तो बार बार कहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहता था। मेरे कहने पर मेरे जब आवाज उठाई गई तो कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन का प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाए, उनको गेस्ट हाउस में कोई जगह नहीं मिलेगी,
उनको कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा। यहां तक कि मैं इस जिले, अपने जिले में जहां सांसद हूं, बाराबंकी, वहां मैंने मीटिंग रखी तो डीएम एसपी को वहां अपने यहां बुला लिया, कहा कि ये मीटिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन पुनिया साहब, आप लाख दलीलें दें, लेकिन हकीकत यही है जो वोट बैंक की राजनीति में देखने को मिलती है जब भी मतदान होता है कि दलित आपके साथ नहीं, आपकी पार्टी के साथ नहीं, मायावती जी के साथ चला जाता है। देखिए, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बाकी प्रदेशों में दलित कांग्रेस पार्टी के साथ में है। मायावती को कहीं से भी एक भी सीट नहीं जीतती है। अगर उनको कहीं वो फॉलोइंग होती तो वहां से भी होती। जहां उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में इनके 5 साल में दलितों को इतनी तरह से धोया है कि दलितों की आंखें अब खुल गई है। दलित पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में, अब वो मायावती को अपना नेता नहीं मानता है। पुनिया साहब, थोड़े आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। विधानसभा के चुनाव हुए, 3 महीने में भी फील्ड में था बतौर संवाददाता रिपोर्टिंग करने के लिए। आपसे भी मेरी मुलाकात हुई कई जगह, लंबे चौड़े आपने वायदे मुझसे भी किए थे कि चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट जब आएगा तो कांग्रेस इस बार नंबर 1 होगी। लेकिन कांग्रेस फिर वही 22 सीट पर सिमट के रह गई। क्यों? बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से काम रहा, जनता उनसे आजीज आ चुकी थी और उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये उन्होंने निर्णय किया था। और शुरू में देखा कि कांग्रेस पार्टी सबसे ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में किस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से गुंडागर्दी थी, उससे आजीज होकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान था। लेकिन धीरे धीरे जो ही चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव एजेंडा, जो घोषणा पत्र जारी किया और उसमें तरह तरह के वादे किए। खास तौर से नौजवानों के लिए कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और किसानों के लिए कहा कि 50,000 तक के हम कर्जे माफ़ कर देंगे, पूरी बिजली माफ़ कर देंगे, पानी खेती के लिए जितने वापासी है पानी वो माफ़ कर देंगे, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको 18% आरक्षण दे देंगे। ये सब वादे किए। और जब देखा धीरे धीरे आगे बढ़ा, और राहुल जी ने भी कहा, जब जगह कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी इस तरह से बेतुके वादे कर रही है, तो उससे उनको एक्सपोज तो कम हुआ बल्कि उनका प्रचार हो गया। पुनिया जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, राहुल गांधी जी का जिक्र किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की। राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद विधानसभा स्तर के चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग वे गए। बावजूद इसके जो आपकी पार्टी के अन्य नेता थे, गुटबाजी इतनी चरम पर रही कि पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर मैं खुद आपकी बात करूं, बाराबंकी की बात करूं, बाराबंकी में आपकी और बेनी प्रसाद वर्मा जी की लड़ाई जग जाहिर रही। नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आज भी कोई लड़ाई नहीं, उसमें भी कोई लड़ाई नहीं। जमकर बयानबाजी हुई? नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। हमने तो हमेशा कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा जी, बाहरी बताया, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा जी ने आपके लिए कहा कि पंजाब से आए हैं, बाहरी हैं, क्या नहीं कहा था? अब वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, मैं बाराबंकी में घर बना के रहता हूँ, सिर्फ वहीं रहता हूँ, वहीं का वोटर हूँ, वहीं मैंने वोट डाला, और जितना मैं क्षेत्र में। यह है कि क्या आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता है? देखिए, देश के नेता और प्रदेश के नेता राहुल गांधी जनता देखती है और किसी को नहीं। हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता की हैसियत से जो काम दिया जाता है उसमें लगे रहते हैं। जो कोई भी अगर अहमियत देनी हो तो राहुल जी के बयान को दे। राहुल जी ने जो काम किया वो किया, वो जमीरी नेता है। आपने 2014 के लोकसभा के आम चुनावों की बात की, क्या होगा 2014 में? हर मोर्चे पर तो आप लोग घिरे पड़े हैं, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो। आतंकवाद में कोई देश में कोई घटना नहीं हुई, बहुत पूरी तरह से नियंत्रण में है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो किससे ग्रसित नहीं है? जब ग्लोबल इकोनॉमी है और हिंदुस्तान उसका एक हिस्सा है, तो ये नहीं कह सकते कि ये पॉकेट अलग रहे और पूरे हिंदुस्तान भर में सारे देशों में महंगाई होती रहे, रिसेशन होता रहे, ग्रोथ कम हो जाए। चाइना, जिसको इकोनॉमिक जाइंट माना जाता है, वो तक तो ग्रसित है, उनका ग्रोथ रेट आधा रह गया है। भाई हमारा भी
ये समझिए कि 8.5-9% था, 9% से हम 6.5% रह गए, तो आधे से तो ज्यादा है, 2/3 तो हमने मेंटेन किया है। भ्रष्टाचार के सवाल पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में तो सबसे ज्यादा कार्रवाई हम ही ने की है। यूपीए सरकार ने जितने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की उसने किसी नहीं की आज तक। कार्रवाई तो तभी होती है जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में इंटरफियर करता है। देख, सुप्रीम कोर्ट भी उनका अपना अधिकार है, लेकिन वो हमारा अधिकार थोड़ी छीन के वो ले सकते हैं। सीबीआई का अधिकार कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी छीन सकता है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, कोई जजमेंट या फैसला नहीं सुनाते, अपनी ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप अगर कोई लगाता है तो सरासर गलत है। हमारा नेतृत्व देखिए, हमारा नेतृत्व कभी बर्दाश्त करेगा जहां जहां भी कोई भ्रष्टाचार होगा? आज हमारे नेतृत्व, जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, जो यूपीए का नेतृत्व है, उसमें बेदाग है, आज तक कभी उस पर उंगली नहीं उठी है। कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर पूरा संसद सत्र निकल गया, संसद चल नहीं पाई। कोल ब्लॉक का आवंटन कानून के तहत माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले आवंटन पाएगा। उसकी प्रक्रिया निर्धारित की, उसके हिसाब से चलता रहा। एनडीए की सरकार में भी चला और यूपीए की सरकार में भी हुआ। अगर उसमें परिवर्तन होगा, कानून में परिवर्तन होगा। कानून में परिवर्तन जब हुआ उसके बाद लागू हो गया। ये अलग बात है कि उसकी प्रक्रिया है। पहले कहा कि साहब वो दूसरे एक्ट में, कोल नेशनलाइजेशन एक्ट है, कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट है, उसमें संशोधन होगा। फिर ये होगा कि नहीं, प्रोसीजर तो हमारा एमएमडीआर एक्ट में है, तो एमएमडीआर एक्ट का संशोधन होना चाहिए। बीच में एक ने लिख दिया नहीं, ये प्रशासनिक इंस्ट्रक्शन से हो सकता है। फिर उनसे कहा गया आपने प्रशासनिक इंस्ट्रक्शन बताया, पहले कहा कानून में संशोधन होना चाहिए, तो इसमें कौन सही है? फिर कहा कि नहीं, जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में तो समय ही लगेगा। जब समय लग के कानून में संशोधन लगा तो इसकी प्रक्रिया बदल दी गई, तो इसमें गलत क्या हुआ? अब कानून के खिलाफ आप समझते, कानून के खिलाफ हम करते, हम कहेंगे कि ये इन्होंने क्यों नहीं किया, एनडीए की सरकार ने क्यों नहीं किया, जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। वो कहेंगे कि भाई कानून नहीं था। अब आज तब उस बीच में भी कानून नहीं था। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई करने में हमको पीछे नहीं रहते। आखिरी में संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि 2014 में यूपीए 3 आप लोग बना पाएंगे? आज जितने सदस्य हैं लोकसभा में, उससे कहीं ज्यादा से जीत के हम आएंगे। यूपीए 3 की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनिया साहब, दूरदर्शन से इस बेबाक बातचीत